नमस्कार, देश का एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देश के एजेंडा में हम बात करेंगे उन खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है, जो देश की तस्वीर और तासीर दोनों प्रभावित करने का मादा रखती हैं। तो वो दो खबरें कौन सी हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है? चलिए उनका रुख कर लेते हैं, आपको बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे। दूसरी तरफ ये भी समझते चलिए कि दो स्टोरीज जिनका हम जिक्र करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है लाठी नहीं अब कानून का राज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि संविधान किसी भी नागरिक को प्रदर्शन का अधिकार देता है, और अगर उसके प्रदर्शन पर लाठियां भांजी जाती हैं या फिर ऐसे काम किए जाते हैं जो इंसानियत को भी नागवारा गुजरे, तो उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे में वकीलों की तरफ से, अधिवक्ताओं की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे पब्लिक का, या यूं कहें कि प्रदर्शनकारियों का, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित होनी चाहिए जो कि जांच करे। हालांकि संकेत मिलने अभी शुरू हुए हैं, अभी तय नहीं हुआ है कि एसआईटी जांच करेगी या नहीं करेगी। दूसरी तरफ लास्ट अल्टीमेटम का भी हम जिक्र करेंगे। हम सभी जानते हैं कि जेपी नड्डा के साथ तीसरे दौर की बातचीत के बाद यह तय हुआ कि अब आंदोलन कॉल ऑफ किया जाएगा, लेकिन उस बातचीत के दौरान यह भी तय हुआ था कि पूरे देश के अंदर बीजेपी शासित, एनडीए शासित जो भी राज्य हैं, जहां पर भी प्रदर्शन हुए, एफआईआर हुई हैं, उन एफआईआर को वापस लिया जाएगा, बच्चों को रिहा किया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, और इसी की एवज में अब कह सकते हैं कि सौरभ दास, जो कि सीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और मेन उन तमाम लोगों में से एक है, आशुतोष रांका और सौरभ दास, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन दोबारा से हम शुरू कर देंगे। आज तक का अल्टीमेटम है। क्या कुछ है, पूरी जानकारी साझा करेंगे। लोकतंत्र में क्या सवाल पूछना गुनाह होता है? मैं कहूंगी नहीं होता, क्योंकि संविधान अधिकार भी हमें यही देता है। और अगर सवाल पूछने वालों के हाथ में सिर्फ तख्तियां हो तो जवाब लाठियां बिल्कुल नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आज वही कहा जो संविधान पहले दिन से कहता आया है। जी हां, अदालत ने साफ कर दिया कि छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन पूरी तरह संवैधानिक था। अगर किसी ने हिंसा की, कानून अपने हाथ में लिया, तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर वर्दी ने कानून तोड़ा तो उसकी भी जवाबदेही तय होगी। कोर्ट ने पुलिस पर लगे गंभीर आरोपों, जिसमें पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटल, साथ में महिलाओं से कथित बदसलूकी, नाबालिगों को हिरासत में लेना, जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल करना और हल्के में इसको बिल्कुल नहीं लिया है। साफ शब्दों में कहा, जांच स्वतंत्र, निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और साथ ही जिम्मेदारी सिर्फ मैदान में खड़े पुलिसकर्मी की नहीं, आदेश देने वालों की भी तय होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा संकेत दिया। 2018 के पुराने प्रोटोकॉल अब 2026 के भारत में नहीं चल सकते, वो काफी नहीं है। यानी अब विरोध प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई के नए नियम बन सकते हैं, ताकि लोकतंत्र भी सुरक्षित रहे और कानून भी। आज अदालत ने सिर्फ एक सुनवाई नहीं की, सत्ता और सिस्टम दोनों को आईना दिखाया। संदेश साफ है, लोकतंत्र में असहमति को कुचला किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता है। संविधान की आवाज सबसे ऊंची है। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होने वाली है, लेकिन आज की टिप्पणी लंबे समय तक याद रखी जाएगी, ये तय बात है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई, साक्ष्य के तौर पर यह आपके लिए भी देखी जानी जरूरी है। सबसे पहली तस्वीर ये बिहार की है, जिसमें एक व्यक्ति, एक जवान आपको AK-47 हाथ में लिए हुआ नजर आएगा। कोर्ट ने पूछा है कि इसको आदेश किसने दिया, आर्टिलरी से किसके साइन हुए और किसके कहने पर AK-47 प्रदर्शनकारी बच्चों पर चलाने की अनुमति दी गई। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें प्रदर्शनकारी बच्चों के ऊपर जब नियंत्रण किया जा रहा है, तो जो आरएएफ का जवान है, इसके हाथ में आपको पैलेट गन नजर आएगी। ये पैलेट गन है, और उसके आगे जो ये युवती आपको नजर आएगी, ये युवती लगातार हाथ जोड़ रही है।
तीसरा प्रमाण इस बात का, आप ये भी कह सकते हैं कि मैडम ये पैलेट गन नहीं है, आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो ये पैलेट गन के छर्रे जो बच्चे की पूरी देह लाल कर चुके हैं और उसकी देह में दर्ज हो गए हैं किसी जख्म की तरह आजीवन के लिए, ये निशान कहां से आ रहे हैं? कौन सा ऐसा हथियार है जो इस्तेमाल किया गया कि बच्चों की देह पर इस तरीके के निशान आए हैं? अमूमन ये पैलेट गन के छर्रे होते हैं। जी हां, पढ़िए, स्टडी कीजिए, थोड़ा सा गूगल कीजिए, आपको समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में यह साक्ष्य के तौर पर दिखाया गया है। और साक्ष्य नंबर 4, साक्ष्य नंबर वो 4 जिसमें कुछ लोग हैं जो वर्दी में नहीं है, लेकिन इनके हाथ में पुलिस वालों का बेंत है। इनके हाथ में पुलिस की ये छड़ी क्या कर रही है जो कांस्टेबल्स के पास होती है? किसने इनको परमिशन दी? ये बहुत सारे सवाल हैं। और कई सारे ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो पुलिस की वर्दी में थे और उनके वर्दी पर नेम प्लेट तक भी नहीं थी। इस तरह के साक्ष्यों की फेहरिस्त, सबूतों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। फिलहाल 4 अहम तस्वीरें मैंने आपके साथ साझा की है। अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम बातें समझिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कही हैं, अपनी टिप्पणी में साझा की हैं। ये आपको समझनी चाहिए कि आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है किसी भी नागरिक का और वो ये प्रदर्शन कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई किसी भी कीमत पर की जानी चाहिए और होगी, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में जय माल्या बागची की बेंच, साथ में सीजेआई सूर्यकांत इसमें मौजूद थे। पुलिस ज्यादती की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए और यहीं से ये सिम्टम्स मिलने शुरू हुए हैं कि एसआईटी जिसमें रिटायर्ड जज जो है वो अध्यक्षता कर सकते हैं, नए प्रोटोकॉल गाइडलाइंस पर विचार होना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट में आज टिप्पणी की गई है। एसआईटी कमेटी की रूपरेखा कोर्ट तय करेगा, ये मांग की गई है। इस बीच बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। अब आते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर जो ये कहता है कि आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो लेकिन ये लड़ाई अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। जी हां, सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर मंगलवार तक सभी जो मुकदमे हैं वो वापस नहीं लिए गए तो नई एफआईआर दर्ज अगर की गई तो फिर पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का लिखित आश्वासन अगर नहीं मिला तो आंदोलन फिर से कॉल किया जाएगा। यह आंदोलन दोबारा सड़कों पर लौटेगा। सीजेपी ने बड़ा दावा किया है, सरकार के साथ हुई तीसरे दौर की बातचीत में इन सभी मुद्दों पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा अब सिर्फ उस वादे को लिखित रूप में देने का हम इंतजार कर रहे हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान का अधिकार है, पुलिस कार्रवाई के हर आरोप की निष्पक्ष जांच होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सरकार की जवाबदेही का है। सीजेपी ने उन लोगों पर निशाना साधा जो छात्रों के आंदोलन पर सवाल उठा रहे हैं। संगठन का आरोप है कि कुछ लोग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए अधूरी जानकारी फैलाकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि जब सरकार से पैलेट गन और AK-47 के इस्तेमाल के आदेश देने वालों पर सवाल पूछा गया तो स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। अब पूरा मामला सिर्फ मुकदमों का नहीं बल्कि भरोसे का है। अगर वादे पूरे नहीं हुए तो यह आंदोलन एक बार फिर सड़कों पर क्या लौट सकता है और सरकार को नए सिरे से क्या जवाब देना पड़ सकता है, यह बड़ा सवाल है। क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ दास, सुनिए। वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए।
हम डे 1 से सारे प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एज अ मूवमेंट हम लोग कभी अबैंडन नहीं करेंगे किसी भी प्रोटेस्टर को। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ डिमांड है यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की। ये वो तस्वीर आप देख पाएंगे जहां पर ये तय हुआ सब कुछ। मंगलवार तक यानी कि आज तक लिखित आश्वासन की मांग सौरभ दास की तरफ से की गई और इस बीच नई एफआईआर नहीं बल्कि पुरानी एफआईआर यानी कि नई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, साथ ही पुराने जितने भी एफआईआर हैं वो रद्द होने चाहिए, ये उन्होंने कहा है। वादा टूटा तो फिर से आंदोलन शुरू होगा, ये चेतावनी दी गई है। लाठी के बाद अब जवाब की बारी का इंतजार किया जा रहा है, लिखित आश्वासन का इंतजार किया जा रहा है। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग की जा रही है कि जो प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में उनको रिहा किया जाए। देश भर में छात्रों के लिए एक लीगल नेटवर्क खड़ा करने की बात कपिल सिब्बल यहां पर करते हुए नजर आए थे। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपके जहन में होना चाहिए जब आप इस पूरे आंदोलन के बारे में सुने, समझें और जानें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी या यूं कहें कि बातचीत के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। निरंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आज वर्डिक्ट देखने को मिला उस पर आप क्या कहेंगे, प्लस जिस तरीके से सीजेपी ने यू टर्न लिया है पूरे मामले में और कह दिया है कि पूरे देश के अंदर हम जब मान गए, आपने कह दिया कि एफआईआर वापस होंगी तो AK-47 क्या कर रही है, बच्चों के ऊपर क्यों इस तरीके के वार हो रहे हैं, क्यों एफआईआर हो रही है, क्यों उनके पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है, क्यों रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है, और अगर इस तरीके की गतिविधियां जारी रही तो आंदोलन दोबारा रिकॉल किया जाएगा। देखिए पूजा जी, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो निश्चित रूप से हमारा जो संविधान और संवैधानिक ढांचा है जो कहता है उस चीज को समझना पड़ेगा। हमारा जो संविधान और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं इनको जिस तरीके से ताकत दी जाती है तो उनके साथ इनकी कुछ बाध्यताएं भी बांध दी जाती है ताकि ये बेलगाम ना हो, ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। और उसी के तहत जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है तो उसके अंदर इस प्रकार की बर्बरता या इस प्रकार की जो पुलिसिया कार्रवाई है जिसके अंदर ब्रूटली अगर आप उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का एक्शन लेते हैं तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो निश्चित रूप से आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का एक समझ लीजिए गार्जियन के रूप में काम आता है, समय समय पे हमें दिशा निर्देश देते हैं और समय समय पर कानून की व्याख्या भी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जहां तक कहा है मैं उनकी बात से यथोचित मैं उनकी बात से सहमति प्रकट करता हूं कि कोई भी किसी भी पुलिस वाले के हाथ में अगर हथियार दिया जाता है तो साथ में उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाए क्योंकि कोई भी एक आम नागरिक उससे प्रभावित ना हो। पहली बात तो ये है। और रही बात इसके अंदर जिस तरीके से कुछ लंपट एलिमेंट या यूं कहें कि कुछ उद्दंड व्यक्ति जो थे उनके ऊपर अगर कार्रवाई, तो उसके लिए तो आपको पता होगा इस बार आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पुलिस वाले पीड़ित थे यानी कि जिन पुलिस वालों के साथ भी बर्बरता हुई, जो घायल हुए इन प्रदर्शनों के अंदर, कुछ लंपट लोगों के द्वारा उनके भी परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा। वो अभी आगे देखने वाली बात है कि अगली सुनवाई के अंदर उसके अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस वालों के परिवार वालों ने अपना पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि भाई जो पुलिस वाला होता है वो भी किसी का भाई आपको ये लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 2018 के जो नॉर्म्स हैं, जो कानून है, अब 2026 के भारत में उतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, एक बार दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होने की जरूरत है, हमें वापस से प्रिपेयर होने की और नए तरह के प्रोटोकॉल्स की जरूरत है जो प्रोटेस्ट पर इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि 2018 का भारत और 2026 का भारत ये दोनों अलग भारत हैं। देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से आज की तारीख में चाहे आप प्रदर्शनकारियों की तरफ से देखिए चाहे आप प्रशासन की तरफ से देखिए, जिस तरीके से सीमाएं लांघी जाती हैं तो उसके लिए तो निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा, लेकिन विचार दोनों चीजों पे करना पड़ेगा मेरा यह मानना है। वो इसलिए क्योंकि अथाह शक्ति आप ना प्रदर्शनकारियों को दे सकते और अथाह शक्ति ना आप सुरक्षा बलों को दे सकते, लेकिन वास्तविकता यह है कि भाई नियंत्रण जो है, नियंत्रण दोनों तरफ से होना चाहिए और अनुशासन दोनों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है
कि वहां पे केवल जो भीड़ है, या यूं कहें कि जो उद्दंड लोग हैं, वो केवल पुलिस वालों के साथ को प्रभावित करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई दुकानदारों के साथ, कई राहगीरों के साथ, राह चलते वक्त लोगों के साथ भी ऐसी बर्बरता या ऐसी चीजें हो जाती है, उनको भी चोटें आती है। तो एक आम नागरिक का भी अधिकार है ना सड़क के ऊपर चलने का। ऐसा थोड़ी है कि भाई कहीं पे भी कोई 1000 आदमी 2000 आदमी इकट्ठे होकर के लोकतंत्र के नाम पे और किसी भी प्रकार की सारी उनको सारे अधिकार उनको मिल जाए। क्योंकि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान अगर किसी को कोई अधिकार देता है तो साथ में उसके दायित्व भी निर्धारित करता है। तो आप अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप अपने अधिकारों की मांग करें, यहां तक तो ये बात उचित मानी जाएगी। लेकिन जब आप अपनी सीमाओं को लांघेंगे, चाहे वो इस पक्ष की बात लेकिन निरंजन जी, मैं ये नहीं समझ पाती कई बार कि ये कौन तय करेगा कि जो हो रहा है प्रदर्शन या जो हुआ प्रदर्शन वो कितना सही कितना गलत था। क्योंकि जहन में बार बार मेरे एक सवाल आता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जब जंग हुई या जब आंदोलन हुआ, उस दौरान जिन क्रांतिकारियों ने ये आवाज़ उठानी शुरू करी, उस दौरान जो अंग्रेज़ों से मलाई खा रहे थे या जिनको लाभ हो रहा था अंग्रेज़ों से, वो हमेशा क्रांतिकारियों के विपक्ष में रहे, कभी भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया उनको। तो आज भी अगर सत्ता पक्ष से किसी को कोई लाभ हो रहा है और वो गलत कर रहा है, तो हम कैसे कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी ही पूरी तरीके से अपनी जगह पर गलत हैं, वो बच्चे अपनी जगह पर पूरी तरीके से गलत हैं, या सरकारें अपनी जगह पर पूरी तरह गलत हैं या सही हैं? इसकी जजमेंट कौन देगा? देखिए पूजा जी, ऐसा है, दो चीजें होती है, एक होती है वैधानिक और एक होती है नैतिक। अगर आप वास्तविक बात करेंगे तो अंग्रेजों के समय में भगत सिंह ने जो किया, मुझे नहीं लगता कि ये उनके कानून के अकॉर्डिंग ठीक रहा होगा, पर उन्होंने किया। नहीं, और हम और आप आज स्वतंत्र भारत में चर्चा कर रहे हैं सर, हम और आप आज स्वतंत्र भारत में चर्चा कर रहे हैं जी। देखिए पूजा जी, अगर हम अंग्रेजी सरकारों की बात करें और वर्तमान स्वदेशी सरकारों की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की यही सबसे बड़ी विडंबना है। और विडंबना में इसलिए कह रहा हूं कि हमारा देश लगभग 700 वर्ष आप ये मान के चलिए मुगलों की सत्ता के अधीन रहा और लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों की सत्ता के अधीन रहा। क्यों रहा? उसके बाद में लोगों एक बार विचार कीजिए सर, क्यों रहा? अंग्रेज कितने आए थे देश में शासन करने के लिए? कितने ऐसा है पूजा जी, मुट्ठी भर 10,000। मैं चाइना की वो थ्योरी मुझे याद आ जाती है, आज टीवी पे कहने का मौका मिल जा रहा है, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, एक सकारात्मक चर्चा है। और ये बात आप समझिए कि अगर ये डिबेट हो रही होती तो मौका ही ना होता कि इस बात का मैं जिक्र कर पाती। चाइना में भारतीयों का इतिहास पढ़ाया जाता है और इस लिहाज से पढ़ाया जाता है कि कैसे भारतीय ही हमेशा खड़े हुए भारतीयों के विरुद्ध। आज हम हिंदू मुसलमान में लड़ रहे हैं, उस टाइम पे हम नीची जात ऊंची जात पे लड़ रहे थे, हम रजवाड़ों में बटे हुए थे। बहुत सारे रीजंस हैं, तब के और अब में अंतर आ गया है, लेकिन जो मानसिकता है वो तब भी वैसी थी। सर जलियांवाला बाग जो कांड हुआ, उसमें आप देखिए जिनके हाथ में बंदूक थी आधे से ज्यादा सैनिक भारतीय थे, जिन्होंने गोली खाई वो आधे से ज्यादा क्या पूरे ही भारतीय थे। तो मुट्ठी भर अंग्रेज आते हैं शासन करते हैं, मुट्ठी भर मुगल आते हैं शासन करते हैं, क्यों कर रहे हैं? या आज भी कुछ मुट्ठी भर अवसरवादी शासन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? मैं यहां पर बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। कोलैप्स क्यों हो रहा है? हाँ, अब आपने प्रश्न पूछा है तो मैं इसका जवाब देता हूं। वैसे ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा है और मुझे नहीं लगता कि आपके इस कुछ समय के कार्यक्रम में इस प्रश्न का सही पूरा जवाब दिया जा सकता है। लेकिन जो मेरे विचार है वो मैं आपको बताता हूं। उसका कारण, मुख्य रूप से कारण ये है कि जिस तरीके से भारत की धरती के ऊपर आपने कहा कि कुछ जो मत भिन्नता है वो कहीं ना कहीं जाकर के आप ये समझ लीजिए देश विरोध के अंदर बदल जाती है। यानी कि उस समय आदमी अपनी सीमाओं को ना देख करके आदमी केवल अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए किसी भी स्तर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। रही बात जो आपने कहा कि भाई
कुछ मुट्ठी भर आक्रांता हमारे यहाँ आए और आकर के उन्होंने हमें आज की बात नहीं है, हम अंग्रेजों की बात छोड़िए, उससे पहले मुगलों की बात छोड़िए, पुर्तगालियों की बात छोड़िए, हूणों की बात छोड़िए, मंगोलों की बात छोड़िए, हमारा देश के साथ सदा से यह विडंबना रही है कि हमारे देश के अंदर एक स्वतंत्रता की भी ताकत, स्वतंत्र होने की भी क्षमता रही, लेकिन उसके साथ साथ हर 100-150 वर्षों के बाद में हमारा देश किसी न किसी के तहत परतंत्र हो गया। उसका मुख्य कारण यह था कि यहाँ का जो सार्वभौमिक यानी कि एक आम व्यक्ति, मैं 20 सेकंड से ये चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी निरंजन जी, एक 20 सेकंड्स का आप मुझे जवाब दीजिएगा। अगर ये कॉल ऑफ होता है वापस से आंदोलन, तो आपको लगता है कि ये सिचुएशन बन सकती है या आपको लगता है कि सरकार एक पॉजिटिव स्टेप लेगी? देखिए पूजा जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब अहम और वहम जैसे सरकार के लिए घातक है, वैसे ही किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बीमारी होती है अहम और वहम। और अगर सीजेपी की बात करें या सीजेपी के नेताओं की बात करें और वो आज इस तरीके से धमकियां यूं कहीं ब्लैकमेलिंग वाली स्थिति में जा रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि उनको कम से कम अपना बीता हुआ कल देखना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि 20 जून को जब जंतर मंतर के ऊपर इन लोगों ने धरना शुरू किया था, तो प्रारंभ में इनकी स्थितियां क्या थी? इनकी स्थितियां प्रारंभ में उस समय ऐसी थी कि इनसे ज्यादा यानी कि इनका जो संख्या बल था, उस संख्या बल से ज्यादा वहां सुरक्षा बल थे, उससे ज्यादा वहां पत्रकार और मीडिया के लोग थे। और उसके बाद में जब वहां पे सोनम वांगचुक आकर के उन्होंने अनशन चालू करा, उसके बाद में कहीं ना कहीं इस आंदोलन के अंदर थोड़ी सी शक्ति आई, वरना शुरुआत के 3-4 दिनों के अंदर तो ऐसा लगा कि इनका वहां बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे इनको इनकी स्टेज के सामने मौजूदा सरकार की शुरुआत भी 2 सीटों के साथ हुई थी सर, मौजूदा सरकार की शुरुआत भी 2 सीटों के साथ हुई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया निरंजन जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने इस चर्चा को बेहतरीन और खास बनाया, अपने विचारों से सजाया। एक लाइन याद आती है, जहन में आती है बार बार, ये देखिए बीजेपी और कांग्रेस में डिवाइडेड मामला नहीं है, क्योंकि पेपर लीक तो कांग्रेस के समय में भी हुए हैं 92 से ज़्यादा, और पेपर लीक जो हैं वो एनडीए गवर्नमेंट में भी हो रहे हैं, 152 से ज़्यादा हो चुके हैं। तय कीजिए कि सरकारें कौन सी बेहतर है, तय कीजिए कि आपको क्या करना है, तय कीजिए कि आपका एजेंडा क्या होगा, लेकिन हाँ, आपको इस बात की खुशी जरूर होनी चाहिए कि देश में, स्वतंत्र भारत में पहली बार कोई आंदोलन उठ खड़ा हुआ, वो शिक्षा के लिए हुआ। और सीजेपी जो लगातार मांग कर रही है कि एफआईआर वापस होने चाहिए, उस परिस्थिति में एक कहावत याद आती है मुझे, वो ये कि वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, वो जहर देता तो सबकी निगाह में आ जाता, तो उसने यूं किया कि मुझे वक्त पर दवा नहीं दी। अख्तर नजमी साहब ने तब लिखा था, लेकिन आज प्रासंगिक लगता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।